गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 17 अप्रैल। हीमोफीलिया के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह एक आनुवंशिक रक्तस्राव विकार है, जिसे अंग्रेजी में जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की शारीरिक क्षमता को कम कर देता है। अर्थात इस विकार में किसी व्यक्ति विशेष के चोट या दुर्घटना के पश्चात शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप यह अवस्था जानलेवा साबित हो सकती है। यदि विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से देखें तो इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमाकर उसका बहना हुआ रोकता है। यदि इसके उपनाम की बात करें, इस डिसीज का जो उपनाम है उसे हम पैतृक रक्तस्राव भी कहते हैं। कारण यह है कि यह आमतौर पर पुरुषों को होता है और महिलाओं द्वारा यह फैलता है। अगर इसके प्रकार की बात करें, हीमोफीलिया ए और बी सबसे आम गंभीर वंशानुगत रक्तस्राव विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। यदि बात करें हीमोफीलिया दिवस के संबंध में, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को। मनाने का कारण यह है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना करने वाले फ्रैंक स्नोबेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो हीमोफीलिया और अन्य ब्लीडिंग विकार के बारे में अवेयर करना है। अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखें, इस दिवस को मनाने के पीछे जो कारण रहे हैं, या अगर इसका ऐतिहासिक क्रम देखें तो यह पहली बार 1989 में व्यक्तियों के निदान और सुलभ देखभाल की वकालत करने के लिए मनाया गया था। और विश्व हीमोफीलिया दिवस की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है 2023 की एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। यह इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि रैपिड एक्स। रैपिड एक्स के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिड एक्स नाम दिया है। एनसीआरटीसी ने कहा है कि नाम में एक्स अगली पीढ़ी की तकनीक और नए जमाने के मोबिलिटी सॉल्यूशंस का प्रतिनिधित्व करता है, जो गति, प्रगति, युवा, आशावाद और ऊर्जा को दर्शाता है। यदि रैपिड एक्स ब्रांड का नाम जो है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि इसे विभिन्न भाषाओं में पढ़ना और उच्चारण करना आसान होता है। यदि इसके लाभ की अगर बात करें तो रैपिड एक्स सेवाएं दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में यात्रा के समय को कम कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? रिसेंटली इंडियाज टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू वॉज अनवील्ड इन विच स्टेट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि तेलंगाना। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अंबेडकर प्रतिमा के संबंध में हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा अंबेडकर की 132वीं जयंती पर हाल ही में जो 2023 में जो रिसेंटली जो जयंती बनाई गई है अंबेडकर साहब की, वो 132वीं जयंती बनाई गई है। इस जयंती के उपलक्ष्य पर भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 125 फुट है, उसका अनावरण किया गया है तेलंगाना में। और यह स्थित है हैदराबाद की हुसैन सागर झील पर,
इसके निर्माण में जो धातु प्रयोग की गई वो स्टील और कांस है। यदि स्टील की बात करें तो इसमें 360 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, और जबकि कांस की बात करें तो 100 टन यानी कि 100 टन का इसमें कांस का उपयोग किया गया है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें अप्रॉक्स 145 करोड़ की इसमें लागत आई। इसके संबंध में यदि अन्य कार्य को देखें तो तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय कर दिया है। इस कार्यक्रम में सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों के दलितों को आमंत्रित किया गया था। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जातीय समुदायों के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए 16 अगस्त 2021 को तेलंगाना दलित बंधु योजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकेम द फर्स्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन इन IPL? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि KL राहुल। KL राहुल के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कैप्टन हैं। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि IPL की 105 पारियों में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में की है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने IPL में 112 पारियों में 4000 रन बनाए हैं। और इनकी बात करें यानी कि KL राहुल की बात करें तो इन्होंने 105 पारियों में सबसे तेज 4000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कला दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि 15 अप्रैल को। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विश्व कला दिवस के संबंध में। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2019 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 40वें सत्र में 15 अप्रैल को विश्व का पहला कला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि वर्ष 2012 में पहला विश्व कला दिवस मनाया गया था, और इसके मनाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यह इतालवी चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनेस्को को दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के साथ मिलकर मनाता है। हालांकि कला की 7 आधिकारिक श्रेणियां हैं, यानी कि ऑफिशियल अगर सीरीज की बात करें तो आर्ट की 7 सीरीज है, जिनमें वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, साहित्य, सिनेमा और नृत्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस वर्ल्ड 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के संबंध में। इसका जो आयोजन जो हुआ है वो मणिपुर के इम्फाल में खुमान लंपक स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंदौर स्टेडियम में किया गया है। यदि ये चर्चा की बात करें तो हाल ही में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले के 59वें संस्करण में ताज पहनाया गया है, और जिन्होंने इनको ताज पहनाया वो कर्नाटक की सिन्नी सेठी हैं। वर्ष 2022 की वह मिस इंडिया विजेता रही हैं। आगामी लक्ष्य की अगर बात करें, राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता हैं उनके आगामी लक्ष्य की बात करें तो उन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 में प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने ये अपना आगामी लक्ष्य रखा है। यदि इस प्रतियोगिता में अन्य जो प्रतियोगी रहे हैं उनमें टॉपर्स की बात करें तो दिल्ली की श्रेया पूंजा को फर्स्ट रनर घोषित किया गया है। हालांकि मणिपुर की थोना ओजम स्ट्रेला लुबांग को दूसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र किस देश में खोला है? रिसेंटली द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज ओपन इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। यदि बात करें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के बारे में तो आवेदन केंद्र जो भारतीय वीजा आवेदन केंद्र है वो एक तरह से जो जन सुविधा केंद्र होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है वीजा से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये वेरीफाई करते हैं। उन्हीं के आधार पर ये वीजा का निर्माण करते हैं। वीजा के द्वारा हम दूसरे देशों में विजिट कर सकते हैं। तो हाल ही में भारत के उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में खोला है। यदि उद्घाटन की बात करें तो उच्चायुक्त प्राण्य वर्मा ने इसका इम्पोर्टेंस की बात करें, ये क्यों
इतना महत्व रखता है, अगर इसको देखें तो भारत आने के लिए वीज़ा सेवाओं की मांग करने के लिए वाले कुश्तिया के निवासियों को अधिक आसानी और सुविधा प्रदान करना है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो जो हमारी कंट्री में जो विजिट करने के लिए आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनके लिए जो वीज़ा की जो सुविधाएं हैं वो उनको लचीला बनाना है और उनको आसानी से उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यदि इसके लाभ की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक बांग्लादेश से आते हैं, यह एक अच्छी बात है। दूसरा, वर्ष 2019-20 में ढाका में 16 लाख से अधिक वीज़ा जारी किए गए। तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में पर्यटन, व्यापार और लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंच के रूप में काम करेगा। जो केंद्र जो खुल रहे हैं, यानी कि भारतीय वीज़ा केंद्र जो खोला जा रहा है, वो एक दूसरे के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नए मंच के रूप में कार्य करेगा। और भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीज़ा संचालन केंद्र संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत के किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेट अप? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु। 3D प्रिंटेड डाकघर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह 3D प्रिंटेड तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला डाकघर होगा। हाल ही में चर्चा में इसलिए बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो लार्सन एंड ट्रबो द्वारा इसका निर्माण किया गया है, अर्थात निर्माण किया जा रहा है। अगर इसकी विशेषता की हम बात करते हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ है वो ये हैं कि डाकघर का निर्माण कार्य 30 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है और यह 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाला डाकघर करीब 1100 वर्ग फीट का होगा। यदि इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1100 वर्ग फीट में होगा ये। इसका जो निर्माण लागत है वो ट्रेडिशनल कॉस्ट जो होगी, ट्रेडिशनल ब्रांडिंग की जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में 30 से लेकर 40% तक कम है। यदि बात करें 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल फाइबर या सिरेमिक जैसी सामग्री की क्रमिक परतों को बिछाकर वस्तुओं के प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने किस टाइगर रिजर्व के साथ वन क्षेत्र में वाहनों की एक सहज प्रवेश प्रक्रिया हेतु समझौता किया है? रिसेंटली द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज टाइड अप with which tiger reserve for a smooth entry process for vehicles in the forest area? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये एक तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें स्थित एक टाइगर रिजर्व। दूसरा, ये चर्चा में इसलिए रहा कि 14 अप्रैल 2023 को इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के साथ वन क्षेत्र में वाहनों के एक सहज प्रवेश यानी कि एक सिंपल एंट्री के लिए हेतु एक समझौता किया है। हालांकि यह फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट पर फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम बनाएगा। यदि बात करें फास्टैग सिस्टम जो टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान की सुविधा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में बूंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच कंट्री डिड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद इनॉगरेट द बूंजी ब्रिज? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि मोजाम्बिक। बूंजी ब्रिज के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह जो बूंजी ब्रिज है वो 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो बूंजी नदी तक फैला है, जो चिबावावा और माफिम बी से शहरों को जोड़ता है। यह चर्चा में इसलिए रहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसका बूंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा मोजाम्बिक सरकार के सहयोग से अप्रैल 2023 में इसका निर्माण संपन्न किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.